नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल। दोस्तों, कल मैंने जो वीडियो बनाया लोधा पलावा सिटी अजूरा के अग्रीमेंट के बारे में, और अग्रीमेंट में एक जो क्लॉज है सिक्योरिटाइजेशन, उस क्लॉज के बारे में कुछ दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया, व्हाट्सएप किया, बोला कृष आप यार बहुत लंबे लंबे बात करते हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स देते हो, लेकिन सिंपल सी बात हमें समझ में नहीं आई कि ये सिक्योरिटाइजेशन है क्या, और सिक्योरिटाइजेशन से खतरा हो रहा है तो ये खतरा क्या है, ये ठीक से हमें समझ में नहीं आया, आपने ठीक से समझाया नहीं। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। शायद वो कॉन्वर्सेशन स्टाइल ऐसा था कि ठीक से मैं समझा नहीं पाया, इसलिए अब मैं आपको उसी बात के ऊपर समझाने जा रहा हूँ कि सिक्योरिटाइजेशन क्या है और सिक्योरिटाइजेशन से आपको खतरा किस तरह से है, कि आपको नुकसान कैसे हो सकता है। और जिस नुकसान की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, अंडर कंस्ट्रक्शन में आपका भारी नुकसान हो सकता है, भारी नुकसान होने की पूरी संभावना है। चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन लोधा का हो, चाहे वो किसी और कंपनी का हो, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, कोई भी आप नाम ले लो, गोदरेज ले लो, रुनवाल ले लो, रौनक ले लो, कोई भी नाम ले लो, लार्सन एंड टूब्रो, L&T ले लो, जो भी कंपनी है, लेकिन अगर उनके अंडर कंस्ट्रक्शन है वैसे ही खतरा है। अंडर कंस्ट्रक्शन में खतरा है क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तो वो जो लॉस होगा वो आपको होगा, बिल्डर को नहीं होगा। बिल्डर हमेशा प्रॉफिट में रहता है, आप लॉस में जाओगे। तो ये एक है। चलिए मैं आज आपको स्पेसिफिकली समझाने जा रहा हूं कि ये सिक्योरिटाइजेशन चीज क्या है और सिक्योरिटाइजेशन से आपको खतरा क्या है। अब ये सिक्योरिटाइजेशन का जो एक पैराग्राफ है वो आपके अग्रीमेंट में होगा, किसी ने आपके साथ डिस्कस नहीं किया होगा और करेंगे भी नहीं। कोई भी बिल्डर आपके साथ सिक्योरिटाइजेशन क्या है, किस तरह से होता है, क्यों होता है, उसका फायदा या नुकसान क्या होता है, आपके साथ कोई भी डिस्कस करने वाला नहीं है। इस बात पर आपको साफ रहना पड़ेगा, क्लियर रहना पड़ेगा। आपको कभी समझाया नहीं जाएगा कि आपके साथ सिक्योरिटाइजेशन हो रहा है। अब ये सिक्योरिटाइजेशन क्या है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं कि बिल्डर क्या कह रहे हैं। पहले मैं आपको उस पैराग्राफ पढ़ के एक बार सुना दूं जो कि लोधा पलावा सिटी अजूरा के अग्रीमेंट में है। अब जैसे आप जानते हो, लोधा पलावा सिटी, बहुत सारे पलावा सिटी के अंडर प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ 70 वगैरह प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आपको अगर आप रेरा में जाओगे और सिर्फ पलावा सर्च करोगे तो। अब सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके आप यानी उसमें व्यू करोगे रेरा में तो आपको मिलेगा उनका अग्रीमेंट टू सेल का प्रोफॉर्मा, जहां पे लिखा हुआ है कि पलावा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपके साथ एग्रीमेंट कर रही है। अब इसके अंदर वो अग्रीमेंट में आप देखोगे बहुत सारे शर्त हैं। कोई भी अग्रीमेंट में, खास करके ये कंस्ट्रक्शन टाइप के जो अग्रीमेंट्स होते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन के, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होना है, उसमें बहुत सारे क्लॉजेस रहते हैं, बहुत सारे कंडीशंस रहते हैं। अब ये कंडीशन सारे के सारे आपके ऊपर बंधित हैं, आपको बाइंडिंग है। ओके, आप कहोगे हाँ लेकिन बिल्डर भी बांधा हुआ है। नहीं, बिल्डर का हाथ बहुत छुट्टा है, और जैसे मैं आपको समझाने जा रहा हूं, सिक्योरिटाइजेशन से बिल्डर का हाथ और भी खुल जाता है। आप बंधे हुए हो, बिल्डर फ्री है। दोस्तों, बेसिकली एक अग्रीमेंट क्या होता है? अग्रीमेंट ऐसे होता है कि आपके और बिल्डर के बीच में एक बंधन होता है। वो बंधन इक्वल होता है, यानी आप इक्वल पार्टीज रहते हो। आपके कुछ कमिटमेंट्स हैं, आपको वो फुलफिल करना है। आपसे कहा जाता है कि आप ये शेड्यूल के हिसाब से पैसे दोगे, अमाउंट्स रिलीज करोगे, तो ये आपके ऊपर कंडीशन है। बिल्डर के ऊपर क्या कंडीशन है? तो वैसे देखा जाए तो एक ही कंडीशन है, एक सिंगल कंडीशन है। एक वो कंडीशन ये है कि वो बिल्डर आपको पोजीशन के डेट पर फ्लैट देगा, वही एक है और कोई कंडीशन नहीं है।
पोजीशन का डेट अगर 2024 या 2025 में हुआ, एक उदाहरण के लिए लेके चलते हैं कि मान लो जनवरी 2025 में आपका पोजीशन का डेट है। अगर दिसंबर 2024 तक, यानी एक महीने पहले तक उसने एक ईंट जमीन पे नहीं रखा है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। आप रेरा में भी जाओगे, वो कहेंगे सर उनका प्रोजेक्ट मॉनिटर करना हमारा काम नहीं है। आप कहीं भी जाओगे, वो कहेंगे मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है, डेट पास हो जाने दो, उसके बाद हमारे पास आओ। तो आप 2025 दिसंबर तक, यानी डेट ऑफ पोजीशन तक आपको चुप रहना पड़ेगा, आपको खामोश रहना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कह सकोगे। यानी बिल्डर उस डेट तक फ्री है। अब आप बंधे हुए हो, क्यों? क्योंकि वो आपसे पेमेंट ले रहे हैं एक शेड्यूल के हिसाब से। वो शेड्यूल किसके हिसाब से है भाई? स्लैब के हिसाब से है। ठीक है, आपको थोड़ा सा सेफ्टी मिल जाता है कि 10th फ्लोर स्लैब हो गया, 20th फ्लोर स्लैब हो गया, उसके हिसाब से उन्होंने 20%, 30%, 50% रिलीज करने को बोला है। लेकिन इससे ज़्यादा यानी आपको कोई सेफ्टी नहीं है कि स्लैब वाइज वो कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपके पास कोई सेफ्टी नहीं है। ये है कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान। इनफैक्ट ये स्लैब भी पूरा होता है कि नहीं, आधा अधूरा स्लैब भी करके वो अगर आगे बढ़ जाते हैं, 10th फ्लोर का स्लैब आधा अधूरा रख के वो 20th फ्लोर पे चले जाते हैं, कह नहीं सकते। और वो लोग 20th फ्लोर का आपसे ले लेंगे। तो ये इस टाइप का एग्रीमेंट है। अब इसके अंदर एक और खतरा ये लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सिक्योरिटाइजेशन कह के। तो सिक्योरिटाइजेशन क्या है? सिक्योरिटाइजेशन ये है कि आपके जो रिसीवेबल्स हैं, आपसे जो पैसे लेने के हैं, वो सारे पैसे लेने के जो रहते हैं, यानी आप कर्जदार हो एक तरह से, आपको कर्जदार बना दिया है। हालांकि आपने उनसे कोई कर्ज लिया नहीं है, लेकिन आपको एक तरह से कर्जदार बना देते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट आपको कर्जदार जैसे ही ट्रीट करता है कि आपको ये टाइम पे पैसे देने हैं। अब आप अगर उस कर्ज नहीं चुका सकते हो, तो वो कहेंगे तो फिर आपको भारी पेनल्टी लगेगा, भारी इंटरेस्ट लगेगा, वगैरह वगैरह। तो आप बंधे हुए हो। अब आपके जैसे अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों को एक बंडल में डाल दो या एक बॉक्स में डाल दो और कहो ये 100 लोग जनवरी 2023 के महीने में टोटल सब मिलके 2 करोड़ रुपया देंगे, 3 करोड़ रुपया देंगे। ये हो गया जनवरी 2023। और एक बंडल आपका दूसरा पेमेंट समझो जून में आता है, उनको एक बंडल में डाल दो, तो 2 करोड़ रुपया या 10 करोड़ या जो भी है अमाउंट, वो देंगे 2023 जून में। ऐसे करते करते वो बंडल्स बनाते हैं। ये बंडल्स को कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन। ये बंडल जो होता है, आप एक बंडल के अंदर चले जाते हो, आप एक कर्जदार की तरह हो जाते हो। अब ये बंडल को क्या होता है, वो बेच सकते हैं, उसमें लेन देन होता है, वो किसी को बेचेंगे। जैसे कि समझो 20 करोड़ मिलने वाले हैं जनवरी 2023 में एक बंडल अजूरा के लिए, सिर्फ 20 करोड़ मिलने वाले हैं जून 2023 में, वो और एक बंडल हो गया। अब ये 20 करोड़ का जो बंडल है, वो कहेंगे चलो ये जो रिसीवेबल्स है ना, हम किसी और को बेच देंगे, किसी बैंक को बेच देंगे। वो बैंक वाले उसको ये करेंगे, क्या कहते हैं, डिस्काउंट करेंगे या उस पर प्रीमियम देंगे। किस हिसाब से? यानी 2 करोड़ मिलने वाले हैं, तो भाई 2 करोड़ मिलने वाली चीज़ को तो 2 करोड़ ही देना चाहिए। लेकिन वो कहेंगे नहीं, हम 1 करोड़ 90 लाख देंगे, ये रिसीवेबल्स हमारे हो गए। जैन 2023 का रिसीवेबल 1 करोड़ 90 लाख में हम ले रहे हैं। और किसी वजह से वो सोचते हैं कि उनको किसी ने भविष्यवाणी समझाया है, इकोनॉमिक प्रोजेक्शन किया है कि रुपये का वैल्यू बहुत बढ़ने वाला है, डॉलर का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा बाय जून 2023। तो वो 2 करोड़ को वो लोग प्रीमियम पे डालेंगे। वो कहेंगे हम 2000 यानी 20 करोड़ नहीं, 21 करोड़ दे देंगे, 22 करोड़ देंगे, यानी आप समझ रहे हो, उसके वैल्यू से ज़्यादा देंगे। तो इस तरह से ट्रेडिंग होता है। तो अब वो हो गया ट्रेडेबल कमोडिटी। ट्रेडेबल कमोडिटी को वो ट्रेड कर देते हैं वो। और यहाँ पे
अब मैं आपको ये इसके क्लॉज के लाइंस समझाने जा रहा हूँ। तो ये क्लॉज में जो लाइंस हैं वो बहुत ही क्लियर हैं। वो कहते हैं कि आपका जो रिसीवेबल है, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ द टोटल कंसिडरेशन। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ता हूँ और फिर आपको समझा रहा हूँ हिंदी में। द परचेजर हियरबाय ग्रांट्स इज इरिवोकेबल कंसेंट टू द कंपनी टू सिक्योरिटाइज द टोटल कंसिडरेशन एंड और पार्ट देयरऑफ एंड द अमाउंट्स रिसीवेबल बाय द कंपनी हियर अंडर मतलब इस अग्रीमेंट के तहत, ओके, और इस अग्रीमेंट में जो शेड्यूल है उसके तहत, एंड टू असाइन टू द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द राइट टू डायरेक्टली रिसीव फ्रॉम द परचेजर द टोटल कंसिडरेशन। डायरेक्टली रिसीव मतलब अब लोधा बीच में नहीं है। वो कह सकते हैं कि आप पेमेंट लोधा को मत दो, आप पेमेंट डायरेक्टली आईसीआईसीआई बैंक को दो या एचडीएफसी को दो या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे दो जो इसमें लेन देन करती है, जो ये टाइप के सिक्योरिटाइज एसेट्स के लेन देन करती है। अब इसका मतलब आप अगर नहीं देते हो तो आपके पीछे कौन पड़ेगा? हो सकता है कि लोधा कंपनी अपने वकीलों को लगा देंगे आपके पीछे लेकिन अब लोधा को पड़ी नहीं, वो बेच के निकल चुके हैं। तो ऐसे आपके सारे के सारे कंसिडरेशंस अगर वो बेच देते हैं, जो कि वो कर सकते हैं, पार्शियली बेच सकते हैं, एक एक करके बेच सकते हैं, या सारे के सारे वो बेच सकते हैं टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो आपके सारे जो रिसीवेबल्स हैं वो बेच दिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। अब मुझे ये बताओ कि लोधा को कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप तो डायरेक्टली जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, बैंक ठहराए न ठहराए आप नहीं ठहरा सकोगे, क्योंकि आपने पैसों को रोक के रखा है। आपने पैसों को आप पैसों को रोक नहीं सकते हो। आप अगर पैसों को रोक सकते थे तो आपके हाथ में कुछ तो पावर होता। आप समझ रहे हो मेरी बात? सी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर सामने वाला अपना काम नहीं कर रहा है तो आप अपने पैसों को रोक के उसके ऊपर काबू पा सकते हो, या फिर आप कोर्ट में जाके उसके ऊपर काबू पा सकते हो और कह सकते हो ये काम नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर वो स्कोप नहीं रहता है, क्योंकि आपका जो अमाउंट देना है वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देना है। आप पैसे को रोक नहीं सकते हो क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट में बहुत स्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, टाइम इज ऑफ द एसेंस वगैरह वगैरह। तो ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो मैं बार बार कहता हूँ, ये टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये मनी सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का सेल का कॉन्ट्रैक्ट कम है और मनी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा है। जब ज़रूरत पड़ेगी, जब मांगेंगे आप दोगे, ये टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। रही बात फ्लैट देने की, पोजीशन देने की, भाई वो तो हम देंगे जब देंगे, 2024 में, 2025 में। और अगर जैसे कोविड में एक्सटेंशन मिल गया उनको, किसी को 6 महीने का मिला, किसी को 18 महीने का मिला, किसी को 6 महीने का मिलने के बाद 18 महीने का मिला, उन्होंने फर्स्ट वेव सेकेंड वेव कह के उन्होंने एक्सटेंशंस ले लिए, फोर्स मेजोरे कह के कि हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो वो रेरा से एक्सटेंशन भी ले लेंगे। वो 2025 की चीज़ को 2027 में भी डाल देंगे, 2028 में भी डाल देंगे, और आप कुछ नहीं कर सकते हो। यानी कर सकते हो लेकिन काफ़ी लंबा रास्ता है, काफ़ी मुश्किल रास्ता है। कोर्ट में जाना, लड़ना, उनके बड़े बड़े वकीलों से मुकाबला करना, आपका छोटा वकील लेके, वो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो खैर दोस्तों, बड़ी बात यह है कि आपके और बीच में, आपके और बिल्डर के बीच में जो रिश्ता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, आप एक पार्टी हो, बिल्डर दूसरा पार्टी है। यहाँ पे सिक्योरिटाइजेशन में ये बात हो रही है कि बिल्डर मोर और लेस पार्टी से वो निकल सकता है, वो निकल जाएगा, वो अपनी पगड़ी किसी और को पहना के निकल जाएगा और आप उस पगड़ी की सेवा करते रहोगे। ये पगड़ी की सेवा दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये है ऑफ कोर्स कि किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देके निकल जाएगा। अब वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अच्छा हो, बुरा हो, बकवास हो, जो भी है, उसने खरीद लिया, लोधा ने बेच दिया, हो गया, डील पक्का हो गया। लोधा अब आपके साथ उसका कुछ खास लेन देन नहीं है। तो ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि लोधा, अब लोधा ने, जैसे आप जानते हो, अपने कंपनी का नाम मैक्रोटेक रख दिया है। यहाँ पे अग्रीमेंट फॉर्मेट में कह रहे हैं पलावा ड्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड। उसमें भी एक काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है, कहीं पे मैक्रोटेक है, कहीं पे पलावा ड्वेलर्स है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है। वो मैं आपको दूसरे
एपिसोड में समझाऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है इसका, और थोड़ा कॉम्प्लिकेशन उन्होंने खड़ा किया है। अब उन्होंने अपने आप को मैक्रोटेक नाम दे दिया है, यानी कंपनी अब लोधा फैमिली नेम पे नहीं है, अब है मैक्रोटेक, जो किसी का भी हो सकता है। यानी पिरामल भी मैक्रोटेक को ओन कर सकते हैं, और अगर पिरामल ने ले लिया आपको पता भी नहीं चलेगा कि लोधा ने अपने शेयर्स डाइल्यूट कर दिए और पिरामल को दे दिए, आपको पता ही नहीं चलेगा। किसी दिन कोई भी पटेल एंड शाह एसोसिएट्स नाम के एक बिल्डर ने अगर ले लिया, जिसका आपने कभी नाम सुना नहीं है लेकिन उसके पास पैसे हैं, तो वो भी मैक्रोटेक के अंदर प्रवेश कर सकता है और निवेश कर सकता है, और ये लोग निकल सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको तो डील करना है मैक्रोटेक से। तो ये टाइप का जो होता है वो तो होता ही है, आपके पास वो एक रिस्क है ही है कि भाई कंपनी को ओन कौन करता है वो बदल सकता है और आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये एक एडिशनल रिस्क है सिक्योरिटाइजेशन का, कि आपको एक बंडल बना के बेच रहे हैं, बेच सकते हैं और बेचेंगे, और जो बेच सकते हैं वो बेचेंगे। अब इसके लिए एक्सक्यूज क्या है, इसके लिए रीजनिंग क्या है? तो दोस्तों, सिक्योरिटाइजेशन जो है वो दुनिया में ऐसे नहीं है कि उसका बहुत अच्छा नाम है। सिक्योरिटाइजेशन काफी बदनाम भी है। सिक्योरिटाइजेशन से ही अमेरिका में एक बहुत बड़ा क्रैश हुआ था, हाउसिंग मार्केट में क्रैश हुआ था, जिसका नाम है सब प्राइम क्राइसिस। आप पढ़ लीजिए, एक बार रिसर्च कर लीजिए, सब प्राइम हाउसिंग क्राइसिस। बहुत बड़ा क्रैश हुआ था, जहां पे बंगले बना के बेचे गए थे, यानी उनके जो अमेरिकन स्टाइल के जो हाउसिंग होता है, गैराज, फ्रंट लॉन वगैरह वगैरह, वो टाइप के, हमारे फ्लैट्स वाले नहीं, बना के बेच के उन्होंने पैसे कमाए। अब पैसे कमाए कैसे? बेचने से पैसे कमाए, टोकन बुकिंग अमाउंट से पैसे कमाए। अब वो जानते थे कि ये लोग टोकन और बुकिंग अमाउंट दे रहे हैं, लेकिन आगे चल के वो फेल होने की पूरी संभावना है, वो लोन चुकता शायद न भी कर सकेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये टोकन, ये बुकिंग अमाउंट, ये सब कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, और वो कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योरिटाइज करके बेच दिया। जैसे मैं कह रहा हूँ बंडल बनाते हैं ना, तो ये बंडल बना के जो खरीदने वाले हैं उनको बेच दिया। तो दोस्तों, शॉर्ट में मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ कि ये बिजनेस मॉडल जो है, ये बिजनेस मॉडल बदल चुका है। पहले वाला जो था, बिल्डर बिल्ड करेगा, कमाएगा। आज क्या हो रहा है, बिल्डर सपने बेचेगा और आपको कस्टमर बनाएगा, आपको बंदी बनाएगा। एक्चुअली बंदी बनाता है, कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आपको बंदी बनाएगा और फिर आपको बेच देगा, आप प्रोडक्ट को, आपका बंडल बनाएगा, आपके जैसे और कस्टमर्स को बंडल बनाएगा, और फिर वो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को बेच देगा, एंड आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप फंस जाओगे। तो इसीलिए दोस्तों, अंडर कंस्ट्रक्शन में मत पड़ो। आज बिल्डर्स बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं, आज बिल्डर्स बंदी बना रहे हैं। कोई भी नाम से, किसी भी तरह से आपको सपने दिखा रहे हैं, लेकिन वो बंदी बनाने का काम है। प्लीज संभालो, इसमें मत पड़ो, इसी में आपकी भलाई है। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णदेव, अर्बन नक्सल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान।